नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक एवं परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान के तहत सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का भी विमोचन किया। कल से होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदवेश का कहना है कि सत्र के पहले दिन विधानसभा की परंपरा के अनुसार दिवंगत नेताओं के लिए शोक सभा की जाएगी। वही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए प्रश्नों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही सरकार के मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान तैयारी करके आते हैं। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र में अध्यक्ष की ओर से उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाते हैं और इस बार के विधानसभा सत्र में वे हल्द्वानी में अतिक्रमण नजूल भूमि के नाम पर प्रशासन की कार्रवाई सहित रोजगार और अंकिता भंडारी की हत्या के मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। पुलिंदा है, पूरे किताबें भर सकते हैं हम, तो हमारे पास तो इतने प्रश्न और विषय। सत्र 5 तारीख को आहूत हुआ है, उस दिन शोक, वो एक परंपरा रही है, उस दिन शोक मनाया जाएगा। जो भी वर्तमान या निवर्तमान सदस्य रहे हैं या पूर्व माननीय सदस्य रहे हैं सदन के, जो नहीं रहे दुनिया में, उनको उनका शोक श्रद्धांजलि उस दिन अर्पित करी जाती है। उसके बाद मंगल और बुध का ही दिन है आपके पास, क्योंकि 5, 6, 7 का अभी तक आया है कि सत्र आहूत होगा। तो 2 दिन में आप कितने प्रश्न पूछ लेंगे? 70 विधायक हैं, उसमें से 47 तो सत्ता पक्ष के हैं, बाकी विपक्ष के हैं। कितने प्रश्न हम लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए? कितनी बातें हो सकती है? प्रश्नकाल में ही आपको मंत्रियों की जो कार्यप्रणाली है वो साफ प्रतीत हो जाएगी, क्योंकि ना वो तैयारी करके आते ना उन पर जवाब होता है। और जहाँ तक 310 और 58 की चर्चाएं होती हैं, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जो जवाब देते हैं, अभी तक तो हम उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए। आपने हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पुरजोर से रखा है। इस बार सुमित हृदवेश की क्या तैयारी हल्द्वानी के मुद्दों को लेकर? देखिए, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा विषय, नजूल भूमि बहुत बड़ा विषय, रोजगार का विषय बहुत बड़ा, अग्निपथ योजना बहुत बड़ा विषय, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ वो बहुत विषय। किस प्रकार से सारे समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को इस सरकार ने छला है, इसका एक वहाँ पे बहुत बड़ा विषय उठाने की तैयारी। कल से होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभा सत्र से पहले नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सत्ता पक्ष पिछली विधानसभा में भी सवालों से बचते हुए नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। देखिए, पिछले सत्रों में तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्रीगण हैं वो पूरी तैयारी के साथ हाउस में नहीं आते, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमसे कहा जाता है, हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे हर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो उनकी विधानसभा के सवाल हैं, उनको लेकर गंभीर भी हैं और हमने लगातार सरकार को, घिरी सरकार को घेरा है। देखिए, मैं कुल मिलाकर के कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का पन्ना कोरा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है और भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। हमारे माननीय मंत्रीगण पूरे तैयारी के साथ आएंगे और जो भी सवाल कांग्रेस करेगी उसका बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस
चुनाव को देखते हुए हल्ला उल्ला कर सकती है, किंतु ठोस मुद्दे उनके पास कुछ नहीं है। तो होमवर्क के साथ में आप लोग आएंगे कि वो आएंगे? देखिए, होमवर्क तो उनको भी करना चाहिए और माननीय मंत्रीगण जो हमारे हैं वो पूरे तैयारी के साथ आएंगे, पूरे होमवर्क के साथ आएंगे और हर सवाल का जवाब, चाहे किसी भी प्रकार का वो सवाल करेंगे, उसका जवाब हमारे माननीय मंत्रियों के पास है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। एक तरफ जहां बीजेपी इसकी सराहना कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। यहाँ तक कि आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया। और केवल आडवाणी नहीं, बल्कि मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, जसवंत सिंह जैसे कई ऐसे लोग थे जिन्हें लोग पढ़ा लिखा मानते थे और जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था। ये लोग सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं को निर्वहन करते थे। जितने ऐसे लोगों को जनता जानती थी, उन सभी लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया है। उसकी चर्चाएं बचने के लिए अब ये काम किया जा रहा है। ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। जगह जगह अपमान हुआ, यहाँ तक कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने उनके हाथ जोड़ने का उत्तर नहीं दिया। केवल आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और वकील साहब, ये कई ऐसे लोग थे जिनको लोग पढ़ा लिखा मानते थे, जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था, विश्वास था। और ये लोग विपक्ष में या पक्ष सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते थे। लेकिन जो ये एरा चल रहा है, जो मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसे सारे नेताओं को रसातल में डालने का काम किया। अब फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इस तरह की बातें उठ रही कि आडवाणी जी भी गायब हो गए, मुरली मनोहर जोशी गायब हो गए, अरुण शौरी गायब हो गए, जितने पढ़े लिखे लोगों को भारत की जनता जानती थी, जिन्होंने जनसंघ को थामा, जिन्होंने बीजेपी बनाई, वो सभी लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया है। और उससे बचने के लिए, चर्चाओं से बचने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। आडवाणी जी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा करने वाले व्यक्ति थे, उन पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनको मिलने का हमारे को कोई अफसोस नहीं है। धामी कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट में पेश किए गए 18 प्रस्ताव में से 16 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें फिल्म नीति को प्रस्तावित किया गया है। इस बात को लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि फिल्म के अविस्थापना सुविधाओं के विकास को देखते हुए फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को कैसे बढ़ावा दें और इसके साथ उत्तराखंड के ऐसे स्थल जहां फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, उसको बढ़ावा देना और हमारे छात्र पाठ्यक्रमों के जरिए कैसे फिल्म व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखा गया है। देखिए, हमने जो फिल्म नीति प्रस्तावित की है, उसमें एक तो फिल्म की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही साथ फिल्म की जो शूटिंग है, जो हमारी OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ बनती हैं, जो टीवी सीरियल्स बनते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दें। जो हमारे उत्तराखंड के लोकेशंस हैं, पूरा प्रदेश ही फिल्म शूटिंग के लिए, अगर हम कहें फिल्म सिटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे स्थल जहाँ पे फिल्म शूटिंग नहीं है, उसको बढ़ावा देना। यहाँ के जो छात्र हैं वो फिल्म व्यवसाय से, पाठ्यक्रम से कैसे जुड़ें, उसके लिए प्रोत्साहित करना। और अगर उनका कहीं एडमिशन होता है मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसमें SC ST OBC वर्ग के लिए 75% और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का 50% उसकी सब्सिडी का प्रावधान रखा है। जो लोकल हमारी स्थानीय भाषा की फिल्में हैं, उसकी सब्सिडी भी हमने उसमें प्रस्तावित की है। लगभग 8 गुना उसमें वृद्धि की है। जो 25 लाख थी उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। जो हिंदी सहित दूसरी फीचर फिल्में हैं, उसकी सब्सिडी भी हमने 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में उत्तराखंड को एक शूटिंग स्थल के रूप में विकसित करना इस फिल्म नीति का।
5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने तमाम क्षेत्र अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया। वहीं इस बार विधानसभा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के संसद भवन में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी है। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है, और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों से मीटिंग कर ली गई और उसी ब्रीफिंग करके इसमें ड्यूटियों को लगाया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने खटीमा निवासी बीजेपी नेता गौरव सोनकर की लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। खटीमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों को आश्रय देने वाले अवैध खनन कारोबारी और सट्टेबाजों को संरक्षण देने वाले लिप्त उपद्रवी व्यक्ति गौरव सोनकर पुत्र राम सोनकर निवासी वार्ड नंबर 6 खटीमा के पास लाइसेंसी शस्त्र के लाइसेंस को निरस्त किए जाने के संबंध में कोतवाली खटीमा से एसएसपी के माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर द्वारा गौरव सोनकर के लाइसेंसी शस्त्र के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। जो लाइसेंस होल्डर, शस्त्र लाइसेंस होल्डर जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण होते हैं और जिनके विरुद्ध ये शिकायत होती है कि उनके द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग किया जा रहा है या शस्त्र के दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी जाती है। इसी क्रम में जो ये हमारे यहाँ गौरव सोनकर हैं, उनकी शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी संस्तुति की गई और जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी सूचना उसके घर पर उनके परिजनों को दे दी गई है। हाँ, जब पुलिस पार्टी उनको जो नोटिस जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिया गया था सूचना देने के लिए, उसको तामील करने के लिए घर पर गई तो वो घर पर नहीं मिले, लिहाजा उनके परिजनों को वो नोटिस दिया गया है और उसकी प्रति उनके आवास पर चिपकाई गई। तो जो हमारी रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसमें सारे तथ्यों का अंकन किया गया है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एआई युक्त थर्मल इमेजरी मशीन से महिलाओं की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही आमजन को नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। मिशन निदेशक द्वारा बताया गया कि कैंसर दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में आम जनमानस को कैंसर रोग से बचाव हेतु जागरूक करना तथा इसके लक्षणों की समय से पहचान कर उपचार को प्रोत्साहित करते हुए कैंसर से होने वाले मृत्यु दर को कम करना है। कैंसर के अधिकतम मामलों में इसका कारण तंबाकू, धूम्रपान, खराब जीवन शैली एवं गलत खान पान है। उसमें ओरल कैंसर और लंग कैंसर की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है और लेडीज़ में सबसे ज़्यादा हमारी ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है। बाकी सभी कैंसर्स, अन्य तरीके के कैंसर्स, ब्लड और अन्य कैंसर्स, वो सब मिला के एक अलग चंक है। लेकिन अगर सिंगल प्रकार के हम कैंसर की बात करें तो ये हमारा प्रेवलेंस है, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल इन फीमेल्स एंड लंग एंड ओरल इन मेल्स।
कैंसर डे है और आज यहाँ कोरोनेशन हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, और उसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा भी मंगाया गया है, जिससे कि एक हमारी बहुत ही एक्यूरेटली स्क्रीनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और आज कैंसर जागरूकता को और ज़्यादा फैलाने के लिए यहाँ पे आज नुक्कड़ नाटक और इस तरीके के प्रोग्राम भी अरेंज किए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी हम लोग और ज़्यादा इसको वृहद स्तर पर इस स्क्रीनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वर्ल्ड कैंसर डे पे सबसे बड़ा संदेश आज का यही रहेगा कि आप लोग, कई बार हमें लगता है कि यह हमें हो ही नहीं सकती है इतनी खतरनाक बीमारी, लेकिन हम लोगों को स्क्रीनिंग कराते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और स्पेशली हमारी लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है। 26% हमारा ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर और 18% के आसपास सर्वाइकल कैंसर की प्रेवलेंस है, तो इसलिए ये किसी को भी हो सकता है, और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय समय पर इसकी यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं भारत नेपाल सीमा जनपद चंपावत बनबसा में एसओजी पुलिस टीम से 5 ग्राम स्मैक और 600 नशीले इंजेक्शनों के साथ पुलिस ने 2 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की है। जनपद चंपावत पुलिस के जो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 मिशन के तहत उसी के क्रम में कल बनबसा थाने की टीम और एसओजी की टीम इनके संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सुनाम और सूर्य विक्रम शाह, दोनों कंचनपुर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 300 बुप्रेनॉर्फिन और 300 फेनार्गन के इंजेक्शंस, टोटल 600 इंजेक्शंस और 5.7 ग्राम स्मैक, कुछ कैश और फ़ोन ये बरामद हुए हैं। इसमें 8/21 NDPS में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। प्राइमरी इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया कि ये पीलीभीत से ये जो नशीली चीज़ें हैं ये इसका नेपाल की तरफ लेके जा रहे थे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और सारी व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों को तैनात करने के भी निर्देश उन्होंने दिया। कंबल, बिस्तर, तकिया आदि के साथ अलाव की भी प्राप्त व्यवस्था रखने को उन्होंने कहा। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त चौराहों के पास रैन बसेरों की सूचना के बोर्ड लगाए जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि नियमित तौर पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शहर में जलाए जा रहे अलाव व्यवस्था की भी जानकारी ली। देखिए, जैसा आप अवगत हैं कि सर्दियों का समय है और कुछ लोग होते हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है। तो इसके क्रम में मेरे द्वारा कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और उसमें संबंधित एक्सीएन जो हमारे हैं उनको निर्देश किया गया कि रैन बसेरों से संबंधित सूचना शहर के मुख्य स्थानों पर जहां इस तरह के वल्नरेबल लोग रहते हैं, खासकर ISBT, रेलवे स्टेशन, मंडी क्षेत्र या घंटाघर, यहाँ पर सभी रैन बसेरों की सूचना विद कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि रैन बसेरे कहाँ पर हैं और उनको किस। बीते दिनों मंगलौर क्षेत्र की मोहम्मदपुर जट में अकेले रह रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर शव को नाला में फेंकने वाली घटना का SSP हरिद्वार ने मंगलौर कोतवाली में खुलासा कर दिया। पुलिस हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि मृतक वृद्ध ने आरोपी का कबूतर मार दिया था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और मृतक वृद्ध द्वारा गाली गलौज किए जाने से नाराज होकर आरोपी ने वृद्ध की हत्या को घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने वृद्ध को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में उपयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की
मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था, और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था, मोहम्मदपुर जट में इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है, मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, और वो उसके द्वारा ये बताया गया है कि इनका आपस में कुछ विवाद चल रहा था और बात गाली गलौज तक की स्थिति में थी, और इस चीज़ में इस व्यक्ति ने रात के समय मौके का फ़ायदा उठा के इस व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के इसको ठिकाने लगाने के लिए ये जब नहर में जा रहा था, उस बीच ये, क्योंकि काफ़ी रात बीत गई थी, अर्ली मॉर्निंग में सुबह फटने के टाइम में ये उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो वहीं पास में एक नहर में इसने इसे दबाने का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा जो इसने प्रयुक्त जो धारदार हथियार है उसको कब्जे में लिया है, और अभियुक्त को कब्जे में लेके और इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 2 घटनाएं यहाँ लूट की भी आज खुलासा किया जा रहा है, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये तीनों ही, ये 2 जो घटनाएं हुई हैं, ये यहाँ पर दिसंबर लास्ट में 30 तारीख को और 1 फरवरी को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 लड़कों का नाम 3 लड़के प्रकाश में आए थे कि जिनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही थी। पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये भी ब्लाइंड ही था एक तरीके से, पुलिस के द्वारा प्रयास करके इसमें 3 बच्चों की अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि तीनों ही 10वीं में पढ़ते हैं, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष को पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया में अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के चक्कर में इनके द्वारा ये लगातार इस तरीके की घटनाएं और लूट का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने इनको तीनों को ही अभी कब्जे में लेके अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाएगा, और साथ में इनके द्वारा जो लूटे गया सामान है उसकी भी रिकवरी की। सर ये हाँ, तीनों ही बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और ये वाकई में मैं आप लोगों के माध्यम से इसको कहना भी चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से किन लोगों से जुड़े हैं और क्या वो वर्क कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीनों ही 10वीं में पढ़ते थे, और इनके द्वारा श्रीनगर में आज बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। ये खिस्सू ब्लॉक के गवाड़ गांव में आंगन में खेल रहे 11 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। अनन फनन में गांव वालों की मदद से बच्चे को बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से जहां अंकित की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वह इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। साथ में लोगों में गुलदार को लेकर डर बैठ गया है। लोगों ने गुलदार को पकड़ने की मांग वन विभाग से की है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम रेंजर ललित मोहन नेगी के नेतृत्व में गांव में पहुंची, जहां टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बच्चे की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी में लाए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। किस गांव की ये घटना खिरसू के ग्वाड़ गांव की है। आगे की कार्रवाई पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। ये हमें मिली थी, मौके पे मेरे चौकी इंचार्ज वो पुलिस बल गया था। इस समय मैं मोर्चरी पे आया हूँ। लाश को मेरे पुलिस कर्मियों द्वारा देखा गया। ये किसी जानवर के द्वारा नाखून से पेट में घाव से आने के कारण आगे मुंह के दांत टूटने से हुई है। ये मृत्यु का कारण केवल विलम्ब से हॉस्पिटल पहुंचाने का है, और बाकी मौके पे जाके उस स्थिति से आप लोगों को अवगत कराऊं। घटना का पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही लग पाएगी। हाँ, इस घाव किस तरह के हैं, क्या है, इसकी जानकारी पीएम के बाद ही पता लगेगी। प्रथम दृष्टया जो देखा गया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जयराम आश्रम और लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने किया। रक्तदान शिविर में जयराम संस्कृत महाविद्यालय और योगा के छात्रों ने रक्तदान किया। भविष्य में मरीजों की मदद के लिए फिर से रक्तदान करने का संकल्प भी लिया गया। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने मौके पर कहा कि खून को केवल मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन खून का निर्माण करने की कोई भी मशीन का उत्पादन नहीं हो सका है, इसलिए खून की कीमत को समझना चाहिए। विश्व कैंसर दिवस है, इस उपलक्ष्य में जयराम संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश और योगा के बच्चों ने मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। लॉयंस क्लब का भी इसमें सहयोग रहा है। देखिए, किसी का जीवन बताना
एक बहुत ही पुण्य का काम है और ब्लड की किसी को कमी रहती है और इस तरह से जो लोग जागरूक हैं और जो मानव सेवा में रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और देशभक्ति और मानव की सेवा का एक संस्कार का संदेश भी जाता है। तो आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप जयराम आश्रम में लगाया है। इससे किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत पड़े और उसका जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जयराम आश्रम हमेशा सामाजिक और राष्ट्रहित के कार्यों में हमेशा लगा रहता है। तो मैं भी अपने बच्चों को यही प्रेरणा देता हूँ कि सेवा भाव ही भगवान की सेवा है। ऐसी सेवाओं में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस उपलक्ष्य में लायंस क्लब जिसके देवभूमि द्वारा हिमालय इंस्टीट्यूट के ब्लड कैंप के सौजन्य से हम ब्लड कैंप कर रहे हैं, जिसमें योगा के बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।